अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, थोड़ी बात हो जाए मेरे मातृ देश भारत के हवाले से। अब भारत में 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे और फिर देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। जाहिर है मोस्ट प्रोबेबली नज़र तो यही आ रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। और इस बार क्योंकि पिछली बार 2019 में सरकार बनी तो बीजेपी ने धड़ाधड़ काम किए। ट्रिपल तलाक का हुआ मामला, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का हुआ, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, अयोध्या राम मंदिर ऑफ कोर्स अदालत का था, लेकिन बहरहाल सरकार की बैकिंग तो होती है ना। सरकार की बैकिंग ना हो तो आज भी राम मंदिर थोड़ी बन सकता था। प्राइवेट लोगों के पैसों से बना सब कुछ हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी और पूरी सरकार की सपोर्ट थी। तो अजीज़ दोस्तों, उस वक्त तेज़ी से काम शुरू हुए और हम सुन रहे थे उस वक्त जिस हिसाब से तेज़ी से चीज़ें हो रही थी कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, अब सारी चीज़ें होंगी, लेकिन कोविड आ गया। कोविड ने जहाँ दुनिया के दूसरे देशों में सारी चीज़ें रोक दी, वहाँ ज़ाहिर है भारत में भी 1.5-2 साल तक मामला, फिर उसका जो इतना बड़ा वाक़या था कोविड, जिससे कि इकोनॉमी का पहिया, लकीली भारत में एक अच्छी लीडरशिप थी जिसने इकोनॉमी को वो नुकसान नहीं पहुंचाया जो हम यहाँ पे वेस्ट में देख रहे हैं, अमेरिका यूरोप में आज तक उसके आफ्टर शॉक्स बर्दाश्त कर रहे हैं। तो उसकी वजह से फिर वो चीज़ें हो नहीं सकी। और फिर पॉलिटिसाइजेशन भारत में, आपको पता है कि राजनीति ऐसी बुरी चीज़ है कि सही काम को भी अपने ज़ाती मफाद के लिए पॉलिटिशियंस गलत करार दे देते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, मैंने एक चीज़ देखी कि ये पोस्टेज स्टैम्प है जो 1981 में इंडिया ने निकाला था श्री संजय गांधी जी को मान देने के लिए। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि श्री संजय गांधी कौन थे? वो कोई पीएम थे, कोई क्रांतिकारी थे, कोई रिवॉल्यूशनरी लीडर थे, कोई स्कॉलर थे, कोई प्रेसिडेंट थे, कोई मिनिस्टर थे? वो सिर्फ 5 महीने एमपी रहे। उनको मान देने के लिए आप पोस्टेज स्टैम्प निकाल रहे हैं। फिर आप कहते हैं मोदी डिक्टेटर है, सिर्फ इसलिए कि श्री संजय गांधी इंदिरा गांधी के बेटे थे। तो बेटे बेटियां, यही तो पॉलिटिक्स चलती आ रही है। और कहते हैं कि डिक्टेटर मोदी है। मोदी जी ने बड़ा सवाल उठाया था। मोदी जी ने ये कहा कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे 10 कैंडिडेट हैं, 8 कैंडिडेट हैं, 7 हैं, उसमें से एक मर जाता है कोई इलेक्शन से पहले, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन कैंसिल हो जाते हैं कि बाद में होंगे, और उस कैंडिडेट की जगह नया कैंडिडेट आएगा, इसके बाद होंगे। लेकिन 91 में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट राजीव गांधी टेररिज्म में मारे जाते हैं, तो पूरे भारत के इलेक्शन कैंसिल हो गए। तो ये इकोसिस्टम है। सरकार किसी की भी हो, सिस्टम इस इकोसिस्टम का है, और मोदी जी एक युद्ध लड़ रहे हैं इस इकोसिस्टम से। अजीज़ दोस्तों, आपको याद होगा 1962 में चाइना ने भारत पे हमला किया था और एक जंग चल रही थी। तो उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मणिशंकर अय्यर जी चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए फंडिंगें जमा की गई थी। ये 1962 के बारे में ये किताब भी आई है। अब एक और यहाँ पे सवाल उठता है कि मोदी सरकार के ऊपर कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो हिंदू मुस्लिम मोदी सरकार कर रही है। ये हर इलेक्शन की कोई भी ऐसी स्पीच मुझे उठा के दिखा दें, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की,
अरविंद केजरीवाल की, यादव की, अखिलेश यादव की, लालू के बच्चों की, पूरे भारत में ममता की, वो हर स्पीच में हिंदू मुस्लिम कास्ट ये सब तो वो ला रहे हैं, और मतलब अपने वोट बैंक को बचाने के लिए भारत की सिक्योरिटी पे सौदा कर रहे हैं। मतलब आप ये बताएं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इनको मंजूर नहीं है, हालांकि वो हिंदुओं के लिए है जो परसिक्यूटेड हैं, जिन पे पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, उनको भारत में रखने के लिए वो लोग तैयार नहीं है, वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने रोहिंग्या मुसलमानों के लिए और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कॉलोनियां बनाई हैं, पानी इलेक्ट्रिसिटी फ्री में सप्लाई कर रहे हैं। अपना देश का है, लेकिन 40% बांग्लादेश का आदमी है यहाँ पर ही, हर जगह पे, चाहे मटिया पुरुष हो, भवानीपुर हो, चितला हो, कहीं भी हो, 40% बांग्लादेशी है। वही लोग आके यहाँ पर ही थोड़ा सा मतलब जिसका सरकार रहता है उसी का तरफ काम करके बस अपना कॉर्पोरेशन हो या सरकारी नौकरी वहीं पर जब्त करके बैठ जाते हैं। आप देखिएगा बहुत सारा स्कूल ऐसा है, 12 पास किया हुआ आदमी आज मतलब हाई सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल बन गया है। 10th पास किया हुआ आदमी अभी एक टीचर का नौकरी के लिए हम लोग को बीएड का कोर्स करना पड़ता है, तो बीएड का कोर्स तो छोड़ दीजिए, 10th पास किया है वो साइंस पढ़ा रहा है स्कूल में, कुछ खुद 10 पास किया है, 11 का स्टूडेंट को पढ़ा दे रहा है साइंस। तो अब जो बंगाल में, जो राज्य में ऐसा स्थिति रहेगा, उस राज्य का क्या हाल होगा। फ्री में सहूलतें दे रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स को, ये लीगल माइग्रेंट्स हैं। अजाइलम यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में है, यूनाइटेड नेशंस का अजाइलम का चार्टर, रेफ्यूजीज का चार्टर पूरी दुनिया ने साइन किया है, और जिस जिस मुल्कों ने साइन किया है उसको अजाइलम देनी पड़ती है। और उसमें अगर आपके ऊपर, किसी इंसान के ऊपर रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है तो किसी दूसरे देश में जाके अजाइलम ले सकता है। लेकिन आपके यहाँ तो मजे लगे हुए हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, आके आधार कार्ड भी बन जाता है इनका, सारे पेपर बन जाते हैं, कॉलोनियाँ बसा के फिर तबलीगें भी करते हैं। तो अजीज दोस्तों, इसी हवाले से मैं, मेरे प्रिय मित्र हैं, मैंने उनसे बहुत सीखा है। मैं जब भी उनको सुनता हूँ ना तो सुनता ही रहता हूँ। उनके पास जेन्युइन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उनकी स्टडी भी ज़बरदस्त है। डॉक्टर ओमेंद्रा रत्नू जी, कई बार उनका इंटरव्यू भी कर चुका हूँ। मेरे मतलब मेंटोर कह लें एक तरह से। मैं राजस्थान में उनके साथ मैंने कुछ दिन बिताए, मुझे ऐसा लगा मैंने किसी यूनिवर्सिटी में बिताए। हम गाड़ी में अजमेर से होते हुए जोधपुर गए, पूरा रास्ता में इनसे चीज़ें सीखता रहा। मैंने वो वीडियोस लगाई भी थी बाद में यूट्यूब पे। और उनकी अब एक वही हैं सबसे बड़ी आवाज़ परसिक्यूटेड हिंदूज़ की, पूरे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह जहाँ इनको कोई सनातनी तकलीफ में नज़र आता है उसकी मदद के लिए दौड़े दौड़े चले जाते हैं। अब इन्होंने एक कैंपेन शुरू की है ना, वो हिंदुओं के लिए। एक तो इनकी धर्मांश फाउंडेशन है जिसके लिए अगर हिंदू डोनेट करेगा तो वो सही जगह पे खर्च होते हैं, वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में खर्च होते हैं। और इन्होंने अभी एक डिजिटल कैंपेन शुरू की है, वो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ़ लोगों के, और वो इंटरव्यूज़ सुनने लायक, देखने लायक हैं। ये एक इन्होंने इंटरव्यू किया है मुजफ्फर साहब का, वो आपके सामने एक क्लिप में एंड पे पेश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्ट। यही टॉपिक पे आना था। दो अफसोसनाक खबरें आज फैसलाबाद के अंदर जो हुई मेरे शहर में जहां पर मैं रहता हूं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक तो ये कि 6 साल की एक बच्ची के साथ रेप किया गया, 6 साल की बच्ची के साथ। और दूसरा एक 10 साल क्रिश्चियन बच्ची को उसको कन्वर्ट किया गया। 10 साल क्रिश्चियन बच्ची को फैसलाबाद के अंदर पहले उसको अगवा किया गया, उसके बाद में अभी तक उसका पता नहीं चल रहा, लेकिन ये खबरें मिल रही हैं कि उसको जो है वो मुसलमान कर दिया गया। ये दो खबरें आज की फैसलाबाद की मैं बता रहा हूँ। ये हालात है हमारे। आप मुझे एक ऐसी खबर पिछले 5 साल में भारत में बता दें कि एक मुसलमान बच्ची को अगवा करके उसको हिंदू बनाया हो, एक
एक खबर दे दे, मैं मोदी जी के बारे में बोलना बंद कर दूंगा। अरे मैं तो चाहता हूं कि मोदी डिक्टेटर हो जाए। और दूसरी बात और बताता हूं आपको, इस देश में पिछले 10 सालों में जो ग्रोथ रेट है वो आज लगभग 8% के आसपास चल रही है। 25 करोड़ पाकिस्तान की जनसंख्या के लगभग भारत के नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। में बिजली पहुंचाते हैं तो क्या वो अपने बिजली विभाग को ये बोलते हैं कि यार ये देखकर बिजली देना कि ये बंदा हिंदू है मुसलमान है? जब गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल विकास मंत्री हैं, जब वो पानी की सप्लाई करते हैं, मैं अभी जैसलमेर से लौटा हूं, हर गांव में वहां 10% मुसलमान रहते हैं। वो पूरे के पूरे गांव के अंदर पानी की जब सप्लाई हो रही है तो क्या मुसलमानों के खेतों को अवॉइड किया जा रहा है? अपनी आंखों से मैं देखकर आया हूं। करोड़पति हैं यहां के मुसलमान जो जीरे की खेती करते हैं जैसलमेर के अंदर। हर 10-20 किलोमीटर पे एक मदरसा खुला हुआ है। कैसे कैसे हो रहा है इसे? अजीम प्रेम जी इस देश के अंदर, भारत के अंदर जो विप्रो के मालिक हैं, वो कैसे बन गए अजीम प्रेम जी? मैं भी कुछ दिनों पहले मुझे एक मुसलमान पेशेंट मेरा दिखाने आए, वो जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी चलाते हैं। मैं कट्टर हिंदू होने के बाद मुझे तो नहीं कोई फर्क पड़ा। मैंने उनका अपना कान देखा, मैंने जो कान का इलाज करना था वो मैंने किया। मुझे, मेरी ट्रेनिंग ही नहीं है ना इस तरह की। मैं को मदरसे में पढ़ा हुआ थोड़ी हूं कि मुसलमान से नफरत करने लग जाऊं क्योंकि मुसलमान है। मैं आदमी देख करके बात करता हूं। तो मोदी जी ने इस देश के अंदर ऐसा क्या कर दिया? हाँ, कांग्रेस के जो सरदार थे, जो गुलाम मनमोहन सिंह जी, उन्होंने शर्म अल शेख में जाकर ये कंसीड कर लिया था कि जी हाँ, बलूचिस्तान सिंध में इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो गड़बड़ कर रही हैं। ऐसी बेवकूफी मोदी जी नहीं करेंगे। ऐसी, अगर आपको चाहिए कि मोदी लंबा लेट जाए आपके सामने, मुसलमानों के सामने, वो नहीं लेटेगा। आप लोगों को आदत पड़ी हुई है कि ज़कात के पैसे देके, करप्शन देख करके और उस आदमी को खरीद लो। मोदी बिकने वाला नहीं है और यही तकलीफ है। मोदी जब राजधर्म की बात करते हैं कि भाई राजधर्म, देखिए हमारे हिंदू धर्म में मुजफ्फर भाई एक राजदंड होता है और एक राजधर्म होता है। राजा का कोई मजहब नहीं हो सकता, सिस्टम का कोई मजहब नहीं हो सकता। मैं हिंदुओं की ये बात बोल रहा हूं। अगर आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, मैं भी मोदी की जैसे बात करूंगा। मैं कोई ऐसा ऑर्डर नहीं करूं जहां मुसलमान मिले उसको मारना शुरू कर दो। मैं कट्टर हिंदू होने के बाद भी, क्योंकि वो मेरे अपने धर्म के खिलाफ जाती है बात। मैं अपने धर्म को शर्मिंदा करूंगा अगर मैं इस तरह के ऑर्डर्स दूं तो। सच्चाई यह है कि इस देश में 1990 के अंदर 5 लाख हिंदुओं को कश्मीर से मुसलमानों ने बाहर निकाला। कश्मीरी पंडित जो थे, सामने हुआ था। 550 हिंदुओं की हत्या हुई है पिछले 10 साल में। उसके डॉक्यूमेंट है मेरे पास में, गूगल डॉक्यूमेंट आपके पास भेज दूंगा। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट कहती है 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन पाकिस्तान में उठाई जाती हैं। भारत में एक भी उठाई जाती है तो बताइए ये किस मुंह से यार ये मोदी जी पर टिप्पणी करते हैं? और फिर वो मेरा विचार बीच में रह गया कि अगर इस देश के अंदर इकोनॉमी 8% से ग्रो कर रही है, 10 सालों में कोई करप्शन का स्कैंडल नहीं हुआ, इस देश की आर्म्ड फोर्सेस आज ठरके से काम करती हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, इस देश के राजचित्र मैप के साथ कोई छेड़खानी करा जाता है तो उसके एम्बेसडर को बुलाकर वहीं उसको अपमानित किया जाता है। खालिस्तानी समर्थकों को जहां भी हो ये गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। तो भाई हमको ऐसा डिक्टेटर चाहिए और भगवान ऐसा डिक्टेटर आपको भी दे दे जो आपके भूखे मरते लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाले, आपकी ग्रोथ रेट को 7-8% कर दे। क्योंकि पाकिस्तान में भी इंसान का बच्चा रहता है। बिल्कुल। अभी मेरा एक मुजफ्फर भाई रहता है, उसकी पत्नी, बच्चे हैं जो मुझे अपने जैसे लगते हैं। मेरी बहन है वो, मेरी भी बच्ची है, वो आपकी बच्ची है। तो मैं नहीं चाहता कि वो बच्ची दुख पाए।
मैं चाहता हूं वो स्कूल जाए, वो जीवन के सुख ले, अच्छा खाए, उसका अच्छी जगह विवाह हो उसका, और वो इतने सुख से जिंदगी जिए, मेरा आशीर्वाद हो उसको। तो आज अगर हिंदुस्तान में मोदी जी इस तरह की परिस्थिति पैदा कर रहे हैं कि विदाउट अ रिलीजियस डिवाइड 25 करोड़ लोगों को प्रॉपर्टी से निकाला, 25 करोड़ हिंदुओं को निकाला क्या? 25 करोड़ भारत के नागरिक निकले, इसमें 2 करोड़ मुसलमान भी होंगे। इंडियन स्टेट बाय नेचर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती। यद्यपि मुझ जैसा हिंदू चाहेगा कि मैं भेदभाव करूं, मैं हिंदुओं को फेवर करता हूं जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दूं। ये मेरी ट्रेनिंग नहीं है, ये मेरे धर्म की मूल ट्रेनिंग के खिलाफ है। तो मोदी जी तो मुझसे 1000 करोड़ गुना बड़े आदमी हैं, वो तो मुझसे 1000 करोड़ गुना बड़े हिंदू हैं। ये बात ही बचकानी है कि वो डिक्टेटर है। अच्छा इनको पता है ना, तो वो आदमी करप्ट है। पूरी दुनिया में जहां जाते हैं उनका सम्मान होता है, पूरी दुनिया में लाखों लोग मोदी मोदी के नारे करके उनके पीछे चलते हैं। तो अब ये बैठे बैठे क्या करे, ये जो एल्सेशियन है, जर्मन कुत्ता। इस देश के अंदर जितने भी जो मोदी विरोधी लोग हैं, ये क्या बोलेंगे? और तो कोई उन्हें पॉइंट मिला नहीं कि वो उन्होंने मुल्क को छोड़ दिया, तो मुल्क के अंदर कोई बदअमनी हो रही है, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही बाहर से, इंडस्ट्री नहीं प्रमोट कर रही, एक्सपोर्ट कम हो गई है, जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो गई है, या पॉवर्टी लाइन से लोग नीचे चले गए, कोई भी उनके पास पॉइंट ही नहीं बात करने को। तो क्या करें फिर? तो फिर हवा में तीर चलाने और इस तरह की फजूल बातें करनी। तो बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ।